की खबरों से करेंगे। दरअसल 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है और जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें झुंझुनू सीट भी शामिल है, जिस पर मुकाबला रोचक है। वैसे यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार हार कुछ मुश्किल नजर आ रही है। क्या झुंझुनू की चुनावी जंग जीत पाएगी कांग्रेस? क्या मुसलमानों की नाराजगी से होगा नुकसान? झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनावों में 13 बार कांग्रेस ने बीजेपी और दूसरे दलों को पटखनी दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम और दलित समुदाय के गठजोड़ से ये सीट कांग्रेस की सुरक्षित सीट में से एक है। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समुदाय टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिकट न मिलने से खफा मुस्लिम समाज की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। झुंझुनू विधानसभा की जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ जाट मतदाता करीब 65,000 हैं। माली मतदाता की संख्या करीब 25,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाता करीब 48,000 हैं। राजपूत मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या करीब 32,000 है। एससी मतदाता करीब 42,000। एसटी मतदाता करीब 3,500। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20,000 है। वैश्य मतदाता करीब 8,000 हैं। गुर्जर मतदाता करीब 4,000, वहीं कुम्हार मतदाता 8,000 हैं। खाती मतदाता की संख्या 7,000 है। नाई मतदाता करीब 2,000, वहीं स्वामी मतदाता करीब 1,500 हैं। किसी भी 30 बिरादरियों में से एक आदमी को टिकट दे दे और इसके लिए हमने वो मुस्लिम महापंचायत रखी, फिर प्रभारी जो दौरा झुंझुनू करने के लिए आए थे उनको भी हमने यही बात रखी कि किसी व्यक्ति विशेष को न देके 30 बिरादरियों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको टिकट दे दो, हम कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे। उसके बाद हमारा प्रभारी के बाद हम सीधे पीसीसी कार्यालय में हमने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस के जो आला कमान है प्रदेश नेतृत्व के उनसे भी हमने मुलाकात की। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने हमारी अनदेखी की है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी साफ दिख रही है। मुस्लिम दलित वोट बैंक के चलते बीजेपी इस सीट पर बीते 4 विधानसभा चुनाव में लगातार हार का सामना कर चुकी है। इस बार मुस्लिम समुदाय की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की सभाओं में मुस्लिम समुदाय की भीड़ कम नजर आ रही है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ा दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर बृजेंद्र ओला लगातार 4 बार विधायक बने। उनके सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में उनके बेटे अमित ओला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। 70 सालों से जो एक तरफा बिना सोचे समझे लोकसभा में मैं आपको बताऊं तो बिना मांगे लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया है और अभी ये जो चुनाव था ये उपचुनाव है, इसमें सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है। माइनॉरिटी ने मुसलमानों ने खूब प्रयास करा टिकट मांगने का, आला कमान तक अपनी बात पहुंचाई, टिकट नहीं दिया। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाना बड़ी चुनौती है। निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ मुस्लिम समुदाय का झुकाव कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बना है। अब देखना है कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को बचा पाती है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाते हैं। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। लगातार बड़े नेताओं के दौरे जारी हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि इस बार मुस्लिम है वो विधानसभा उपचुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे और टिकट नहीं मिलने के चलते अब मुस्लिम समाज में नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस की सभाओं से मुस्लिम समाज है वो नदारद है, तो वहीं निर्दलीय के समर्थन में मुस्लिम समाज की भीड़ है वो उमड़ रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने
परंपरागत वोट को साध पाती है या फिर इस वोट बैंक में निर्दलीय प्रत्याशी सेध लगा पाते हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। झुंझुनू में उपचुनाव में अब बीजेपी के स्टार प्रचारकों की एंट्री हो गई। आज बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के संगठन प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया झुंझुनू के दौरे पर हैं। उन्होंने केहरपुरा, किशोरपुरा समेत बाकी गांवों में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के साथ सभाएं की और बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस मौके पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौते को लेकर जो प्रयास किए हैं उससे शेखावाटी की प्यास बुझेगी। पूनिया ने कहा कि भांबू अगर विधानसभा में पहुंचते हैं तो राजस्थान को 100% पानी दिलाने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। पूनिया ने कहा कि एक ही खानदान को 26 बार मौका दिया है, इस बार बीजेपी को मौका देने का काम जनता करे। चुनाव के दिन युवा साथी बबलू जी चौधरी आप और सम्मानित मंच के तो सारे आगे और यमुना जल समझौतो करे। अब मैं लागू करना है तो भाई लागू करने में या संयोग की बात है कि पार्टी मैंने मान दियो, हरियाणा को प्रभारी बनायो, हरियाणा में सरकार बनी आप सब लोगों का आशीर्वाद से, परिश्रम से। मैं इतना ही भरोसा दे इसको कि भांबू जी विधानसभा में जाएगा, भांबू जी विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव रखेगा। मैं राजस्थान और हरियाणा की सरकार ने इस बात के लिए पाबंद करूंगा कि 100% ये समझौता लागू है और इन धरती की प्यास बुझे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल बुधवार को जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर राधा मोहन का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को सभी 7 सीटों पर बड़े अंतर से जीत मिलेगी। कई सीटों पर तो कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होना तय है। राजस्थान के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। वहीं सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कहा कि पायलट को दौसा में ही रहना होगा। दौसा में कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत बचा लें, बड़ी बात होगी। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि अब डोटासरा के पास कोई काम नहीं बचा है। डोटासरा ने गमछा डांस का नया बिजनेस खोज लिया है। उपचुनाव के बाद अब डोटासरा को यही काम करना है। देखिए, डोटासरा जी ने अपना एक बिजनेस खोज लिया है। मैं दिल्ली में देखिए, डोटासरा जी ने अपना एक बिजनेस खोज लिया है। मैं दिल्ली में रह के देख रहा हूँ उनके वीडियो। अब वो गमछा लेके नाचते ही रह जाएंगे चुनाव के बाद। वो गमछा और उनका नाच बहुत पसंद किया जाएगा आने वाले समय में, और उसी काम में उनको दिमाग लगाना चाहिए। सचिन जी दौसा में रहें और पूरे चुनाव तक रहें। एक दिन जाने से उनका काम नहीं बनेगा। सर, वो पुराना नाता पूरे चुनाव तक रहें वो, तब शायद कहीं वो बुरी हार से बच सकते हैं। जीतना तो उनको तब भी नहीं है। दौसा भी कांग्रेस हारेगी। मैं ये देख रहा हूँ कि सलमपुर में, देवली उनियरा में, झुंझुनू में और रामगढ़ में, संभवतः खींवसर में कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत लेने जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर एक बार फिर से हमला बोला है। दिलावर ने डोटासरा के बयानों पर कहा कि मैं उन लोगों के बयानों का जवाब देना ठीक नहीं समझता जो रफ भाषा का इस्तेमाल करते हों। लेकिन साथ ही साथ दिलावर ने कहा कि जांच आगे बढ़ रही है, अपराधी जेल जाएंगे। जब पूछा गया कि डोटासरा जेल जाएंगे तो दिलावर ने जवाब दिया कि मैं जांच किसी को टारगेट नहीं करती, मगर जो भी दोषी है वो जेल जाएंगे। उनकी जगह जेल में है, फिर चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मैं अब उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसे जो रफ भाषा का प्रयोग करते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जेल की बात कर रहे हैं? जेल की बात कर रहे हैं? अपराधी तो जेल जाएंगे ही। क्या अपराधी है सर वो? अपराधी तो जेल जाएंगे ही, जांच बढ़ रही है। डोटासरा जी के खिलाफ ऐसे टारगेट करके नहीं बढ़ती, जो उसे शिकंजे में फंसेंगे सब जाएंगे। कांग्रेस का दोषपूर्ण कार्रवाई के आरोपों को लेकर आपने ये बयान सुना। उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपराध किया है।
जब कांग्रेस के नेताओं पर कोर्ट के आदेश की कार्रवाई हो रही है, देश में कानून व्यवस्था का राज है, अपराध किए हैं जब वो जेल गए हैं और आज जमानत पर हैं। मदन राठौड़ ने तो ये तक कह डाला कि पूरी कांग्रेस पार्टी जमानत पर है। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब राज मिला था तो ईमानदारी से काम करते कोई उंगली नहीं उठाता। जमानत पर है, प्रियंका जी जमानत पर है, राहुल जी जमानत पर है, पी चिदम्बरम जमानत पर है, ये वाड्रा जी जमानत पर है। कई कांग्रेस के नेता आज चाहे आप पार्टी के लोग ले लो, केजरीवाल जमानत पर है, आपके मतलब महाराष्ट्र के कई नेता, कांग्रेस के जितने भी नेता जमानत पर है और हमारे नेताओं पर कोई आरोप नहीं है। तो वो अब हम पर थोपे हैं। जब कोर्ट से जमानत पर है तो कोई आखिर अपराध तो किया ही होगा ना उन्होंने। देखिए साहब, अपराध मत करो, कोई टारगेट नहीं करेगा। अपराध नहीं करो, कोई जेल नहीं भेज सकता। हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था का राज है, ऐसे संभव नहीं है। अपराध करोगे और जिसके मन में यदि पहले से ही अपराध बोध है तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिसको जो मौका मिलता है ईमानदारी से राज कार्य करे। लोकतंत्र में सत्ता आती है, जाती है, मिलती है, करना है, काम करना है, विकास करना है, लेकिन ईमानदारी से काम करो, कोई अंगुली नहीं उठाएगा। दौसा का दंगल धीरे धीरे रोचक होता जा रहा है और अब इस दंगल में देवर के लिए भाभी मैदान में आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री गोलमा देवी की। बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा किरोड़ीलाल मीणा के सगे भाई हैं और गोलमा देवी के देवर हैं। ऐसे में जगमोहन मीणा को जीतने के लिए, जिताने के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने पूरी ताकत लगाई हुई है, ताकत के साथ जुटे हुए हैं। वहीं अब उनकी पत्नी गोलमा देवी भी मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि गोलमा देवी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और सुबह अस्पताल में भी एडमिट हुई थी, लेकिन उसके बाद वो चुनावी प्रचार के लिए ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आईं। जैसे ही गोलमा देवी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची तो महिलाओं ने गीत गाकर उनका स्वागत किया। न्यूज़ 18 से गोलमा देवी ने कहा कि उनके देवर ने किरोड़ीलाल मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ऐसे में बीमार होने के बावजूद वो गाँव का दौरा कर रही हैं, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं पूछ रही थी कि बाबा तो आ गया, दादी कब आएगी। इसलिए दादी अब उनके पास आई है। 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का रण चल रहा है और दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की आकर्षक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब देवर के लिए भाभी मैदान में है, यानी पूर्व मंत्री गोलमा देवी गांव-गांव पहुंच रही हैं, प्रचार कर रही हैं और इनके देवर जगमोहन मीणा किरोड़ीलाल जी के भाई चुनावी मैदान में हैं। हम गोलमा देवी जी से बात कर लेते हैं। आपको देवर चुनाव लड़ रहे थे, किस प्रकार को रेस्पॉन्स मिल रहे थे बाजार में? आप गाँव में जा रहे तो कई माहौल से वो को बहुत अच्छा मिल रहा है देवर के लिए। और देवर की मैं यही प्रार्थना करती हूँ, देवर को गुड़ा पागो, साहब की, गोलमा जी की, सबकी सेवा करते करते तो हम आपका मौका दिया बिन्ने, तो आपके जगमोहन जी को हम विधानसभा में पहुँचाएंगे। आप गीत भी गा रही हो, गोलमा देवी जी आई हैं, जब कौन कौन से गीत गाती हो? यहाँ पर क्या क्या परंपरा है आपके यहाँ? जो ध्यान में आए, दिमाग में आए, वो गा दिए। जैसे मतलब एक गीत गा के ग्रामीण महिलाएं हैं और ग्रामीण रंग है, ये मतदान से जुड़े गीत गा रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के काम मतदान के लिए जाएंगे। जो प्रत्याशी आ रहे हैं या उनके जो समर्थक यहाँ चुनावी प्रचार में आ रहे हैं, उनके लिए भी उनके पक्ष में गीत गाए जाते हैं और एक तरीके से पूरी तरह चुनावी रंगत है और चुनावी माहौल इस क्षेत्र में बना हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बधाई दी है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अमेरिका के चुनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ट्रंप की जीत से दुनिया में चल रहे युद्ध रुकने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी पावर में शामिल है, ऐसे में सभी देश भारत से बनाकर चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, तो भारत हो चाहे कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री ये चाहता है कि ये युद्ध बंद हो। और युद्ध बंद करने के लिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका बहुत पॉजिटिव होती है तो युद्ध रुकते हैं। ट्रंप की जीत के बाद लोगों को उम्मीद है कि जिस
हिसाब से दूसरी टर्म में आएंगे राष्ट्रपति बनकर, तो निश्चित रूप से यदि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकता है, इधर ईरान, लेबनान और इजराइल लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन से लड़ाई हो रही है, बहुत खून खराबा हो रहा है, इससे पूरे दुनिया में आप जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है, प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंट्री उससे बचती नहीं है, उसमें इंडिया भी नहीं बचती। तो मैं ये मानता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इनकी जीत के बाद सुधार होगा। और अब बात कांग्रेस का। किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में नहरी पानी, डीएपी खाद की किल्लत, खरीफ की खराब फसलों का मुआवजा देने समेत किसानों की 5 मांगों को लेकर कांग्रेस ने कोटा के अंबेडकर सर्किल पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने कहा कि अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले को लेकर ये सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। ऐसा लगता है सरकार की संवेदनाएं मर गई। खरीफ की फसल बर्बाद हो गई, किसान खेत की मेड़ पर करम पर हाथ रखकर रोता रहा। इस सरकार ने सर्वे कराना तक उचित नहीं समझा, मुआवजा रहा तो दूर। किसान आज परेशान है, अत्याचार हो रहा है, अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिला, खाद समय पे नहीं मिल पा रहा है, डीएपी समय पे नहीं मिल पा रहा है, खाद मिल रहा है तो अटैचमेंट जबरन दिया जा रहा है। कितनी समस्या है। नहरों पे समय पे पानी छोड़ना चाहिए था, अब जाके पानी छोड़ रहे हैं, टेल तक पानी पहुंचेगा ही नहीं। मोहब्बत अंधी होती है, ऐसा अक्सर कहा जाता है और इसका सटीक उदाहरण जयपुर में देखने को भी मिला, जहां मुंबई की रहने वाली प्रतिमा ने आरिफ इनायत नाम के शख्स के प्यार में पड़कर न सिर्फ धर्म बदला बल्कि अपने सारे तौर तरीके भी बदल डाले। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि यह प्यार महज एक धोखा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सर, ये पैसों के खातिर ही हुआ है, मैंने तो कोई तलाक नहीं मांगा था इनसे। प्रेम की आड़ में सबसे बड़ा धोखा। लग ही रहा है लव जिहाद है, पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया। इंसाफ के लिए मदद की गुहार। पता नहीं उस बात को लेके तलाक पे आ गए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का हस्तक्षेप। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं। मुंबई की रहने वाली प्रतिमा ने साल 2021 में आरिफ इनायत नाम के शख्स से धर्म परिवर्तन कर शादी की थी। 2020 में यह किसी इवेंट के सिलसिले में जयपुर आई और कोविड के चलते यहां पर फंस गई, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है। सेहत की देखभाल के लिए उसने जिम ज्वाइन किया, जहां उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर आरिफ से हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रतिमा का आरोप है कि आरिफ ने उसकी प्रॉपर्टी और पैसे के लिए ही उससे निकाह किया और अब पैसों के लिए वो उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है। पीड़ित का आरोप है कि वो पहले से ही शादीशुदा था और ये बात उससे छिपाई गई। और इनकी पहले शादी हुई थी, ये बात भी मुझे नहीं पता थी, बहुत टाइम बाद पता चली, जब तक तो बच्ची वगैरह पेट में रह गई थी। पीड़ित प्रतिमा का आरोप है कि जिस तरीके से प्यार के नाम पर उसके साथ प्यार धोखा हुआ वो टूट चुकी है। पीड़ित ने कई बार पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उसने हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य से संपर्क किया और आप बीती सुनाई। पीड़ित की आप बीती सुनने के बाद विधायक बाल मुकुंद ने एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के सामने उसे पेश किया, जहां पीड़ित ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई। याद का मामला है साहब, इस प्रकार से भोली वाली बच्चियां महिलाएं फंस जाती हैं, फंसा दिया जाता है, उसके बाद में टुकड़े करके बोरियों में डाल दिया जाता है और ये उससे पहले अपने आप को बचाती हुई मेरे पास मेरे कार्यालय खुद आई है। मैं जानता भी नहीं था इसको, तब मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर लेके आया हूँ इसको और ये खुद ही अपनी शिकायत दर्ज करा रही है, कोई वकील नहीं है साथ में, खुद ही अपनी शिकायत जो उसने कहा है वह दर्ज करा रही है। और जो अत्याचार हुआ है, जो इसके साथ में जिहाद हुआ है, जिस प्रकार से ताड़ना इसको दी गई है, सारी संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब ले ली, इसका धर्म बदलवा। आरिफ से निकाह करने के बाद पीड़ित का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के बाद उसने बुर्खा पहनना और नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके पति की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर थी। प्रतिमा का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी उसका नाम नहीं बदला गया क्योंकि मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी था। धोखे में रख करके शादी की
पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था जो इनका हस्बैंड है। हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं और जो इन्होंने एफआईआर में लिखी है डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाए। देखिए, कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं की है परिवादियों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। थाने को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वो यथासंभव उनके कांटेक्ट में रहें लगातार, और यदि उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी तो थाने से लगवाई जाएगी। मामला गंभीर है। धोखा खाई प्रतिमा अब इंसाफ चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखना यह होगा कि प्रेम में धोखा खाई प्रतिमा को कब तक इंसाफ मिलता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, भीलवाड़ा से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। बड़ी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कही गई है। भीलवाड़ा में भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम पर हमला होता है तो हम कहते हैं यह हमला ब्राह्मण पर हुआ, क्षत्रिय पर हुआ, वैश्य पर हुआ। हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। मुसलमान में बहुत जातियां हैं, शिया हैं, अंसारी हैं, पर जब इनके धर्म पर बात उठती है सब एक हो जाते हैं। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी बातें कही हैं। भीलवाड़ा में राम कथा ये इस दौरान आए हुए हैं कार्यक्रम में। आपको बता दें कि प्रयागराज कुंभ में गैर सनातनी की दुकान नहीं लगनी चाहिए, इन्होंने ये बात कही थी। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि प्रयागराज कुंभ में गैर सनातनी की दुकान नहीं लगनी चाहिए। हमने इसमें क्या गलत कह दिया? मक्का मदीना में हमारे हिंदुओं की दुकान भी लगने, इतना भाईचारा है तो उन्होंने सवाल उठा दिया कि मक्का मदीना में भी हिंदुओं की दुकान लगनी चाहिए अगर इतना ही भाईचारा है। साफ तौर पर दो टूक यहां कह दिया गया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से। और ये बड़ा बयान भीलवाड़ा में सामने आया है। भीलवाड़ा में आए हुए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इसी दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवक के ऊपर हुआ। अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में ये बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवक के ऊपर हुआ। अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में ये बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट से पहले एजुकेशन प्री समिट 2024 का जयपुर में आयोजन रखा गया, जहां पर 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 507 एमओयू शिक्षा, कौशल और खेलों के क्षेत्र में किए गए हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शिक्षण हेतु 30 करोड़। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत जयपुर के एक निजी होटल में एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया, जहां पर शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, कौशल व उद्यमिता विभाग के साथ निवेशकों ने 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एमओयू साइन किए। इन एमओयूज को जमीन पर उतारा जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा हमारा प्रमुख आधार है। राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह बीजेपी के संकल्प पत्र में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया था, इस प्री समिट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राइजिंग राजस्थान के जरिए 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं किस सेक्टर में कितना निवेश आएगा। स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 2043 करोड़ के 61 एमओयू,
संस्कृत शिक्षा विभाग में 105 करोड़ के 12 MOU, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग में 23,871 करोड़ के 425 MOU, युवा मामले एवं खेल विभाग में 2,000 करोड़ के 4 MOU, कौशल और उद्यमिता विभाग के तहत 30 करोड़ के 5 MOU, कुल 28,050 करोड़ रुपए के 507 MOU साइन किए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने निवेशकों का आभार जताया और कहा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर निवेशकों ने खासा उत्साह दिखाया है। हम केवल आंकड़ों पर आधारित MOU नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे जमीन पर उतारेंगे। इस दिशा में सरकार दिन रात काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमने राजस्थान के युवाओं को हमारे संकल्प पत्र में जो कहा था कि आने वाले समय में हम प्राइवेट तौर पर भी 6 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, तो आपको लग गया होगा कि इस राइजिंग राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा भी हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संबोधित करते हुए कहा कि अपनी माटी से जुड़ने के लिए मैं राजस्थान के लोगों का, निवेशकों, भामाशाहों, दानदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। दिलावर ने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया। प्रारंभिक शिक्षा का और माध्यमिक शिक्षा का काम मेरे पास है। एक प्रारंभिक शिक्षा सबकी नींव है, यानी जो भी शिक्षा के माध्यम से मंजिलें बनेंगी उनका आधार प्रारंभिक शिक्षा होगा, और आधार प्रारंभिक शिक्षा होने के कारण से प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होना चाहिए, गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, संस्कार युक्त होना चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर के प्रयत्न कर रहे हैं। आपका सहयोग निरंतर मिल रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उच्च व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नामांकन राज्य में बढ़ रहा है। स्किल बेस्ड शिक्षा देने की दिशा में प्रदेश लगातार काम कर रहा है। मुझे अपार खुशी हो रही है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त करना नहीं है, बल्कि राजस्थान के युवाओं के सपनों को पूर्ण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने एवं प्रदेश को अगले राजस्थान में लाने के लिए हमारी सरकार का भागीरथी प्रयास है। उद्योग, वाणिज्य व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि शिक्षा और खेल अलग अलग नहीं है, इसलिए हमने शिक्षा विभाग के साथ साथ हाथ मिलाकर विभाग की योजनाओं को साकार करने का सपना देखा है। जिस एज ग्रुप के अंदर व्यक्तित्व निर्माण होता है, जिस एज ग्रुप के अंदर कोई जॉब का दबाव नहीं रहता लेकिन सीखने का एक दबाव रहता है, जिसमें एक दूसरे के साथ आने का, सीखने का जो एक माहौल बनता है, ये समिट उससे संबंधित है। प्री समिट में उच्च शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत इन्वेस्टर्स ने ये MOU साइन किए। इससे सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की स्थापना, ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में डाइनिंग हॉल तैयार किया जाएगा। साथ ही स्कूली छात्रों को स्वेटर, जूते उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं स्कूलों में ब्लॉक लेवल पर खेल के स्टेडियम, ऑनलाइन परीक्षा सुविधा केंद्रों की स्थापना और लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी। वहीं मुख्य समिट से पहले प्री समिट के माहौल को देखकर सरकार उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट।